हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हमने ग्राफिक्स के बारे में बात करी है और हर बार जब मैंने ग्राफिक्स की बात करी तो मैंने खाली एक ही वेरिएबल लिया था। मैंने अपना बार प्लॉट बनाया, मैंने हिस्टोग्राम बनाया, पाई चार्ट बनाया इत्यादि, लेकिन मैंने खाली एक ही वेरिएबल लिया था। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में हम उस प्रकार के ग्राफिक्स की बात करने वाले हैं जो हमारे दो वैल्यूज़ पर आधारित होते हैं। अब ये दो वैल्यूज़ के ग्राफ्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें, अगर हम छोटे बच्चों का अगर हम हाइट और वेट देखें तो आपने देखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चों का हाइट और वेट बढ़ता जाता है, अगर हमारा सब कुछ बच्चा नॉर्मल हेल्थ का है तो अब आपने देखा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे वेट भी बढ़ रहा है, और अगर वेट अगर बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रही है। तो ये दोनों आपस में नहीं लगता है कि एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स है, उनका कोई आपस में संबंध है कि नहीं है, वो आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं कि नहीं है, और अगर अफेक्ट करते हैं तो उनका डिग्री ऑफ इफेक्ट क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत कम करते हैं। इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको हम इन ग्राफिक्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इस संबंध की बात करते हैं तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो प्रकार के टूल्स होते हैं, एक हमारे एनालिटिकल और एक हमारे ग्राफिकल। तो हम एनालिटिकल टूल्स के द्वारा भी हम इन सवालों के जवाब निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में हम जब अपने ग्राफिकल टूल्स को भी लगाते हैं तो जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन दोनों टूल से आती है उसको एक साथ कंबाइन करते हैं तो वह मुझको सही इन्फॉर्मेशन देता है। आज हम इनके बाईवेरिएट ग्राफिक, अर्थात हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हम अपने ग्राफिक को कैसे तैयार करेंगे उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम आपको एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देंगे जहाँ पे हम आपको 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स की बात भी करेंगे। अब देखिए, हम अपनी आंखों से तो 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, लेकिन जब हम कभी कागज़ और कलम में किसी पिक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं तो वो खाली 2 डायमेंशन की हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने क्या कोशिश करी है कि हम अपनी 3 डायमेंशन की पिक्चर को हम 2 डायमेंशन में ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह उसके अंदर हमको उसका इफेक्ट दिखाई पड़ जाए। तो उन 3 डायमेंशन की पिक्चर को हम किस प्रकार से यहाँ पे तैयार करेंगे, ये हमारा अगला सवाल है। अब साथ ही जब हम ग्राफिक्स की अपने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स की आर सॉफ्टवेयर में बात करते हैं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उन सारे ग्राफ्स को कंसिडर करना मेरे लिए बहुत कठिन है, और अगर शायद मैं करूँगा तो पूरा कोर्स हमारा खाली ग्राफिक्स के ऊपर ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण लूँगा, कुछ हमारे कमांड से मैं उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बारे में जो भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आर आपको किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स बना सकता है। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और आपको हम सबसे पहले 2 डायमेंशनल ग्राफिक और उससे संबंधित जानकारियाँ देते हैं। देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा पहले एसोसिएशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के बारे में बता दें कि हमारे 2 वेरिएबल्स के बीच में संबंध किस प्रकार का होता है और उसको हम किस प्रकार से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि अगर हम कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप अगर ज़्यादा घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, अर्थात कि कोई स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ाई करता है और उसके इम्तहान में कितने नंबर आते हैं, ये आपस में संबंधित हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे वेदर है बदलती जाती है, हमारा जो टेम्परेचर है बदलता जाता है, हमारे घरों और ऑफिसेस में बिजली का जो कंजम्पशन है वो बदलता जाता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम एयर कंडीशनर, कूलर इत्यादि को इस्तेमाल करते हैं। राइट। उसी प्रकार से जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो वेट है, जैसे जैसे उनकी हाइट बढ़ती जाती है अंडर सामान्य कंडीशन के अंदर, वो वेट भी बढ़ता जाता है। तो आप देखेंगे कि ये बिजली का कंजम्पशन और वेदर का टेम्परेचर या छोटे बच्चों का जो भी हाइट और वेट है, ये सब आपस में संबंधित हैं और ये एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अगर ये आपस में संबंधित है तो इनके जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे वो भी आपस में संबंध दिखाएंगे। तो ये किस प्रकार से पता किया जाए कि इनके 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध है या नहीं।
और संबंध अगर है तो उनके बीच का जो संबंध है बहुत स्ट्रांग है या बहुत कमज़ोर है, इससे कैसे पता किया जाए, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं। एक होते हैं ग्राफिकल, जिसमें हम ग्राफ्स के द्वारा इस तरह की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं क्वांटिटेटिव, अर्थात हम अपने जो भी एनालिटिकल टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं उसके द्वारा हम इस संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉरिलेशन कोएफिशिएंट है, कंटीजेंसी टेबल्स है, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है, लीनियर रिग्रेशन है, नॉन लीनियर रिग्रेशन इत्यादि। डोंट वरी, मैं इन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मैंने सिर्फ आपको बताने की कोशिश करी है कि ये हमारे क्वांटिटेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। जो हमारे ग्राफिकल्स में हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लॉट, 3 डायमेंशनल प्लॉट्स होते हैं, उसमें से कुछ जो हमारे पॉपुलर ग्राफिक्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि किस प्रकार से हम ग्राफिकली यह फैसला करें कि हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध है। तो आप अगर ये माने कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, जिनको हम दिखाते हैं, तो इन दो वेरिएबल्स के ऊपर हमारे पास n पेयर्स ऑब्जर्वेशन के, अर्थात कि अगर हम कहें कि हमारे पास 5 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और उनका मैंने हाइट और वेट पर ऑब्जर्वेशन लिए। तो मैंने पहला बच्चा लिया, उसकी मैंने हाइट ली, और फिर पहला बच्चा मैंने लिया जिसका मैंने वेट लिया। फिर मैंने दूसरा बच्चा लिया, उसकी मैंने हाइट और वेट लिया। फिर मैंने उसी तरह से अपने 5 बच्चों का हाइट और वेट लिया। तो इसको बोलते हैं पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, अर्थात एक ही बच्चे का मैंने हाइट और वेट दोनों लिया है। अब समस्या ये आती है, इन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन को हम जब अपने किसी प्लॉट में किस प्रकार से प्लॉट करें और उससे किस तरह से हम उसके द्वारा उस डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, उनको हम सिंगल ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और उसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट को आपको याद होगा कि आपने प्लॉट कमांड के द्वारा आपने आर सॉफ्टवेयर में प्लॉट करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उस वक्त आपने खाली एक ही वेरिएबल लिया था। आज हम 2 वेरिएबल्स का स्कैटर प्लॉट है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारे स्कैटर प्लॉट होता है, ये हमारा उन 2 वेरिएबल्स के बीच में हमारे पास किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का ट्रेंड है, उसके बारे में बताता है। जैसे उदाहरण के लिए 2 वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध हमारा इस प्रकार का हो सकता है कि ये हमारा हो गया, एक जैसे लीनियर है, और ये हमारा, इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन लीनियर है। अर्थात अगर आप ये कभी हाइपोथेटिकली सोचें कि यहाँ पर एक लाइन जा रही है और ये सारे पॉइंट इस लाइन के आसपास हैं, इसका मतलब है कि इनका जो संबंध है वो हमारा लीनियर है। और इस केस में आप अगर देखेंगे कि ये हमारा नॉन लीनियर है, राइट। तो इस प्रकार के हम अपने जो आउटकम्स हैं अपने स्कैटर डायग्राम से निकालने की कोशिश करते हैं। उसके साथ में अगर हमारे पास कोई भी संबंध आ जाता है, जैसे कि हम अगर बात करें कि लीनियर रिलेशनशिप आ जाती है, तो उसके अंदर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं और उनका जो रिलेशनशिप है वह इंक्रीजिंग है कि बढ़ते हुए है और कि घटती हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए चलिए हम यहाँ पे आपको कई उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले चलिए आप ये 2 ग्राफिक ले लीजिए, इनको हम नाम दे देते हैं 1 और 2। आप अगर ज़रा सा हाइपोथेटिकली सोचिए कि यहाँ से एक लाइन यहाँ से निकल रही है जो इन डेटा वैल्यूज़ के बीच में से जा रही है। अब ज़रा सा इन पॉइंट्स की लोकेशन आप अगर देखिए तो पहले वाले ग्राफिक में ये जो पॉइंट है इस लाइन के बहुत करीब करीब हैं, और दूसरे वाले ग्राफिक में ये जो पॉइंट हैं इस लाइन से दूर दूर हैं। तो ऐसे केसेस में हम ये कहते हैं कि इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वह स्ट्रॉन्ग है। जैसे पहले केस में जो रिलेशनशिप है वह स्ट्रॉन्ग है और दूसरे केस में रिलेशनशिप मॉडरेट है। साथ ही आप अगर देखेंगे कि इसमें जिस प्रकार से हमारा x बढ़ रहा है, y की वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और पॉजिटिव तो देखिए दोनों में ही है, तो इसलिए जो पहले केस में हम कह देते हैं कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, और दूसरे केस में हम बोल देते हैं कि ये हमारी एक मॉडरेट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। ओके, अब यही कहा जा रहा है हम अपने इन 2 पिक्चर्स में कार्य करते हैं। इसको मान लीजिए कहते हैं प्लॉट नंबर 3 और प्लॉट नंबर 4। तो प्लॉट नंबर 3 और प्लॉट नंबर 4 में भी आप अगर एक हाइपोथेटिकली अगर एक लाइन को बनाने की कोशिश करें तो देखिए आप देखेंगे कि प्लॉट नंबर 4 में जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके इस लाइन से दूर हैं, और जबकि प्लॉट नंबर 3 में ये पॉइंट्स आपके सब इस लाइन से बहुत ही करीब हैं। तो इसको भी हम कहते हैं कि 3 नंबर के केस में जो रिलेशनशिप है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है, और 4th नंबर के केस में रिलेशनशिप आपकी मॉडरेट है। अब इस दूसरे नंबर के केस में देखेंगे कि जिस प्रकार से हमारा x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू हमारी कम हो रही है,
राइट। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसी को हम कह देंगे कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। और दूसरे और चौथे केस में जो हमारी है ये हमारी मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इसी में अगर आप एक्स और वाई को प्लॉट करते हैं और अगर आपको यहाँ पे कोई भी इस तरह का संबंध नहीं दिखाई पड़ता है तो आप कहते हो कि यहाँ पे कोई ऐसी संबंध दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ पर इस जो हमारा संबंध है उसकी डायरेक्शन और डिग्री दोनों की बात यहाँ पे करने वाले हैं। और हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं, एक हमारा है ग्राफिकल और एक हमारा है क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे हम ग्राफिकल की बात करने वाले हैं। तो जो हमारे बाईवेरिएट प्लॉट्स होते हैं, अर्थात बाईवेरिएट मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में प्लॉट, ये हमको जो भी फर्स्ट हैंड विजुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में हमारी रिलेशनशिप किस प्रकार की है। मतलब कि सबसे पहले आप अगर ग्राफिक को देखेंगे तो आपको आंख से देख के पता चल जाएगा कि आपकी रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, वीक है, क्या है। और ये रिलेशनशिप आपकी लीनियर अथवा नॉन लीनियर दोनों हो सकती है। तो हम यहाँ पे इन सारे एस्पेक्ट को और इन प्लॉट्स को कुछ उदाहरण लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बाईवेरिएट स्कैटर प्लॉट्स की, उसको हम किस प्रकार से प्लॉट करें। तो देखा कि आपने को यहाँ पे आपके पास दो डेटा वेक्टर होंगे एक्स और वाई, क्योंकि ये क्या है बाईवेरिएट, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों के बीच में जो भी डेटा वेक्टर्स हैं उनको आपने एक्स और वाई में स्टोर कर लिया। अब प्लॉट कमांड आपको पहले से पता था कि प्लॉट कमांड के द्वारा आप स्कैटर डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं। तो आपने जो हमारा कमांड होता है वो होता है प्लॉट, और उसके बाद हम अपने दोनों वेरिएबल को एक्स कॉमा वाई करके लिख देंगे। अब उसके बाद जैसा आपने देखा है ग्राफिक्स में, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम भिन्न भिन्न प्रकार से यूज़ करके अपने ग्राफिक को और अच्छा बना सकते हैं। तो प्लॉट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है टाइप। तो टाइप में क्या है, अगर हम लिख देंगे P तो हमको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। और अगर हम टाइप कर देंगे L तो ये हमको मिल जाएगा लाइन्स, और टाइप कर देंगे अगर हम B तो ये मिल जाएगा पॉइंट और लाइन दोनों मिल जाएंगे। और अगर हम कर देंगे टाइप इक्वल टू C देन उसमें से जो B के अंदर उसमें खाली जो लाइन को हटा करके पार्ट मिल जाएगा। और ये मैं आपको एक पिक्चर उसमें ग्राफ के थ्रू करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर हम यूज़ करेंगे O तो ये क्या करेगा, पॉइंट और लाइन दोनों को एक के ऊपर प्लॉट कर देगा। और अगर हम कहेंगे S तो जिस प्रकार से हमारी स्टेयर्स होती हैं, घरों में सीढ़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर हम चढ़ने की कोशिश करते हैं, ये उस तरह को प्लॉट दे देगा। और अगर हम बोल देंगे यहाँ पे टाइप इक्वल टू H तो ये मुझको हिस्टोग्राम टाइप का या हम हाई डेंसिटी वर्टिकल लाइंस वाला मुझे कर्व के देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक उदाहरण लिया है और उस उदाहरण के द्वारा हम आपको इन सारे ग्राफ्स को समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए अब आपके पास कमांड क्या हो गया, देखिए तो आपने देख लिया कि प्लॉट एक्स वाई टाइप। उसके बाद आपको ये मालूम है कि अगर आपको उसके अंदर एक ओवरऑल टाइटल को ऐड करना है देन आप मेन कमांड यूज़ कर लेंगे। सब टाइटल को यूज़ करना है तो आप यहाँ पे सबे कर लेंगे। उसी प्रकार से आप एक्स और वाई एक्सिस पर टाइटल देने के लिए और एस्पेक्ट रेशियो को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एस्पेक्ट वाला कमांड भी होता है। ये सब आप पहले से कर चुके हैं तो इसलिए मुझे उसमें कोई समस्या की बात नहीं दिखाई पड़ती है कि मुझे आपको उसको फिर से समझाना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स आपको देखते हैं तो आप इसमें हेल्प टाइप या हेल्प प्लॉट में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। इन सारी बातों को समझने के लिए चलिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। और इस उदाहरण में हमने क्या किया है कि मैंने अपने 20 स्टूडेंट लिए हैं और उनके इम्तहान में जो 500 में से 500 में से नंबर आए उनको रिकॉर्ड किया है। और साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि उन्होंने हर हफ्ते कितने घंटे अपनी स्टडीज़ करी हैं, कितने घंटे पढ़ाई करी है। और ये मुझे पता है कि हमारे एक्सपीरियंस से या आपने अपने घरों में या अपने टीचर्स को कहते हुए सुना होगा कि जब आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इन 20 स्टूडेंट का डेटा इकट्ठा किया गया है, कहे पर मार्क्स पर, और उन्होंने हर हफ्ते कितने घंटे स्टडीज़ की हैं। तो देखिए ये कुछ डेटा इस प्रकार का है कि जो एक स्टूडेंट है जिसने एक हफ्ते में 23 घंटे स्टडीज़ करी हैं और उसके 337 मार्क्स आए हैं। उसी प्रकार से दूसरे स्टूडेंट ने 25 घंटे स्टडीज़ करी हैं और उसके 316 नंबर आए हैं, एंड सो ऑन। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 20 स्टूडेंट के नंबर आ गए हैं। अब इनके जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं उसको मैंने यहाँ पे दो डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया, मार्क्स और आवर्स। तो देखिए ये हमारा पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, अर्थात कि जो मार्क्स में पहले स्थान पे जो नंबर लिखा हुआ है 337, ये हमारा आवर्स में जो पहला स्टूडेंट है उससे संबंधित है कि उसने 23 घंटे पढ़ाई करी थी तो उसके 337 नंबर आए हैं, राइट। अब उसके बाद देखिए मैंने अपना प्लॉट कमांड को यूज़ किया। मैंने अगर सिंपली खाली अगर कमांड को यूज़ कर दिया प्लॉट एक्स वाई, तो अर्थात हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लॉट आवर्स कॉमा मार्क्स।
तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का आपको प्लॉट दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आ गया आवर्स, यहाँ पर आ गया मार्क्स, और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह के हमारे बिंदु बन के आ गए। और इन बिंदुओं में से आप अगर देखना चाहेंगे, अगर आप एक अपनी हाइपोथेटिकल लाइन को सोच सकते हैं, तो कुछ लाइन अगर आप इस प्रकार की बनाएं तो आपको नहीं देख के समझ में आएगा कि ये सारे पॉइंट सीधी रेखा के आसपास ही हैं, राइट। तो इस प्रकार के हम यहाँ से अपने कंक्लूजन लेने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें से देखिए हम एक काम करते हैं, अपने जो हमारे भिन्न भिन्न तरह के टाइप कमांड थे उनको हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप इज़ इक्वल टू, डबल कोट्स में लिख दिया एल। तो मैं अगर हम टाइप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये डिफ़ॉल्ट उसको एल ही ले लेगा। तो एल का मतलब क्या होता है, लाइंस। तो देखिए उसने क्या किया, ये सारे पॉइंट्स को उसने आपस में ज्वाइन कर दिया। जैसे आप अगर ध्यान दीजिए अगर, तो देखिए इस प्रकार से इसने उनको ज्वाइन कर दिया, राइट। तो आपको इस प्रकार का कर्व मिल गया। अब इसी में आपने अगर कर दिया टाइप इक्वल टू बी, तो इसने क्या किया, देखिए इसने आपको ये पॉइंट और लाइन दोनों दे दी, राइट। तो इसका मतलब ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ऑप्शन यूज़ किया ओ। तो ओ में देखिए क्या है कि इसने इसको ओवर प्लॉटेड कर दिया, अर्थात उसने लाइन को पॉइंट के ऊपर उसको प्लॉट कर दिया। जबकि देखिए पहले वाले केस में ये लाइन और पॉइंट दोनों अलग अलग हैं, राइट। देखिए ये पॉइंट है और ये लाइन, दोनों के बीच में देखिए ब्रेक है ये, राइट। उसके बाद में अगर आपने लिया, अगर यहाँ पे लिया है एच, तो एच में उसने देखिए हर एक पॉइंट से उसने एक्स एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन बना दी है, राइट। उसी प्रकार से अगर आप लेंगे, यहाँ पे लेंगे एस, तो उसने जिस प्रकार से हमारी इस घरों में स्टेयर्स होती हैं उस तरह का उसने हर एक ऑब्जर्वेशन को उसने ज्वाइन करता हुआ एक प्लॉट बना दिया। अब ये आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किस जगह पे इस्तेमाल करना है, ये तो देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको इन सारे ग्राफ्स के ऑप्शन को बताना कि ये यहाँ पे बन सकते हैं, राइट। अब इसी ऑप्शन में आप अगर मान लीजिए कुछ और भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मीन इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन वर्सेस नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। तो जो भी आपने यहाँ पे लिखा वो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर आप यहाँ पे वाई एक्सिस पर अगर कुछ लिखना चाहते हैं मार्क्स ऑब्टेन, तो देखिए आपने यहाँ पे लिख दिया वाई लैब, और देखिए आपका यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वीकली आवर्स लिखना है एक्स एक्सिस पे, तो देखिए ये आपने एक्स लैब करके आपने ये सब लिख दिया, राइट। तो उसी प्रकार से देखिए आपको, आप जिस प्रकार से चाहें आप अपने इस कर्व को, इस ग्राफ को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको आगे बढ़ने के पहले ज़रा सा इन ग्राफ्स को आपके और सॉफ्टवेयर पे करके दिखा दें, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने अपना ये मार्क्स और आवर्स का जो डेटा है ये मैंने ले लिया। देखिए कितना हो गया मार्क्स और ये कितना हो गया आवर्स। अब इसमें से देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे का प्लॉट अगर आपने ले लिया मार्क्स और आवर्स, तो देखिए ये आपका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार का आ जाएगा कि यहाँ पर आपका जो भी एक्स एक्सिस पर है मार्क्स और वाई एक्सिस पर है आवर्स। और इसी को आप अगर यहाँ पर उल्टा अगर कर देंगे, अगर कि आप सबसे पहले लिख देंगे आवर्स और फिर आप लिख देंगे यहाँ पर मार्क्स, को देखिए क्या हो जाएगा, देखिए आपको ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखिए मार्क्स वाई एक्सिस पे आ गया और आवर्स आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, राइट। अब हम चलिए जरा अपने इसी कमांड में हम अपने डिफरेंट ऑप्शन को देते हैं। जैसे मैंने कहा टाइप इज इक्वल टू हेयर एल, राइट। तो आप देखिए तो आपका ये टाइप बन जाएगा। सारी पॉइंट्स आपके एक लाइन के द्वारा ज्वाइन हो गए। आपने यहाँ पे कर दिया बी, और देखिए जैसे ही एंटर किया तो इसने आपको देखिए दोनों चीज़ें दे दी, राइट। और उसी प्रकार से जब आपने यहाँ पे किया आपने ओ, तो आप अगर देखेंगे तो ये जो लाइंस और पॉइंट देखिए अलग अलग हैं, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे ओ, तो देखिए ये लाइन के ऊपर आपके पॉइंट भी आ गए, राइट। उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे कर देंगे अगर एच, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको हाई डेंसिटी वर्टिकल लाइंस भी मिल जाएंगी, देखिए ये। और उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे कर दिया एस, तो आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार का स्टेयर स्टेप्स वाला एक ग्राफिक मिल जाएगा। इसके बाद में अगर आपको ये अपने डिफरेंट तरीके के जो ऑप्शंस आपने यहाँ पे लिखे हैं, आप अगर इनको यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको इसी प्रकार का कमांड यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसे देखिए ये। और यहाँ पे देखिए आपको ये सब कुछ देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्क्स ऑब्टेन वर्सेस नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। और जिस प्रकार का आप ग्राफ चाहते थे ये आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल गया,
राइट। चलिए, मैं तो ये दोनों विंडोज़ को एक ही जगह पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसको छोटा बड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन आप उसको आराम से अपने कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपको यहाँ पे एक और कमांड के बारे में बताते हैं। तो आपने देखा कि जैसे हम यहाँ पे खाली 2 वेरिएबल्स के बाद में हम स्कैटर प्लॉट की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हम जो प्लॉट अपना x और y के बीच में बनाए या y और x के बीच में बनाए, उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास जो स्कैटर प्लॉट बनेंगे कहाँ बन जाएंगे, x और y के बीच में, x और z के बीच में, y और कर्कर के बीच में, और साथ ही साथ हम x y z को आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इन सारे ग्राफ्स को पहला तो ऑप्शन ये है कि आप अलग अलग तरीके से प्लॉट करिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको एक ही जगह पे प्लॉट कर दिए, और जिस प्रकार से आप अपनी मैट्रिक्स को लिखते हैं उसी तरह से आप मैट्रिक्स स्कैटर डायग्राम बना दीजिए। राइट। तो इसको देखिए करने के लिए हमारे पास कमांड होता है PAIRS, पेयर्स, और पैरेंथेसिस में हम अपने जो भी वेरिएबल्स के नाम लिख देते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमको एक मैट्रिक्स तरीके का स्कैटर प्लॉट बना करके दे देगा, जहाँ पे हमारे पास ये हमको हर प्रकार के कॉम्बिनेशन दिखाएगा। जैसे आपको हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे मान ली आवर्स और मार्क्स की बात करी, मैंने आपको अभी यहाँ पे दोनों ग्राफ बना के दिखाए, आवर्स और मार्क्स के बीच में, मार्क्स और आवर्स के बीच में। अब इसको अगर हम एक ही प्लॉट में करना चाहते हैं तो देखिए हम इसको लिखेंगे पेयर्स, और यहाँ पे हम ऑप्शन लिखेंगे सी बाइंड। राइट। और उसके बाद हम ये आवर्स और मार्क्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए आपको इस प्रकार का कुछ आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाली आपकी जो एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, मार्क्स, और इस वाली एक्सिस पे क्या है, आवर्स। उसी प्रकार से इस एक्सिस पे क्या है, आवर्स, और इस एक्सिस पे क्या है, मार्क्स। तो देखिए अब ये जो आपकी एक्सिस हो गई, ये तो आवर्स और आवर्स के बीच में हो गए, तो इसमें तो कोई इसका मतलब नहीं है। उसी प्रकार से जो दूसरी है, ये आपकी मार्क्स और मार्क्स के बीच में हो गई, इसमें भी आपका देखिए कुछ बहुत काम की चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम मार्क्स और आवर्स के बीच में करते हैं तो देखिए आपको ये ग्राफ मिल गया। और इसी में आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने किया कि मार्क्स और यहाँ पे आवर्स कर लिया, तो देखिए क्या हुआ, इसमें इनकी एक्सिस आपस में बदल गई और ये आपको डेटा वहाँ पे मिल गया। तो पहले केस में आपने क्या किया कि आपने अपना जो डेटा है आवर्स और मार्क्स के बीच में किया, और दूसरे केस में आपने मार्क्स और आवर्स के बीच में किया। तो ये देखिए सारा डेटा आपको एक ही जगह मिल गया, जिसको देख करके आप ये बहुत आसानी से इन वेरिएबल्स के बीच में हमारा किस प्रकार का संबंध है इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम कहें कि अगर आपके पास मान लीजिए 4 वेरिएबल हैं, तो आपका ये जो मैट्रिक्स प्लॉट कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। इसमें से हर एक यहाँ पर ब्लॉक में एक कोई प्लॉट होगा। राइट। उस स्कैटर प्लॉट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसमें से अब सही कंक्लूजन निकालने का कार्य आपका होगा। वो आसान है कि कठिन है, ये तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको उसको निकालने का तरीका ज़रूर बता दिया। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट। और मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट के अंदर भी आपके पास देखिए सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप अगर यहाँ पे लेबल्स देना चाहते हैं, लाइक एज स्टडी आवर्स एंड मार्क्स ऑब्टेन, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। आप इसका रंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे COL के माध्यम से कर सकते हैं, इत्यादि। तो ये देखिए सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं इस तरह के मैट्रिक्स प्लॉट को बनाने के लिए भी। अब हम ज़रा सा पहले आपको इनको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको ये दिखाई पड़ना चाहिए कि किस प्रकार से कार्य करेगा। ये आपका मार्क्स और आवर्स के बीच में आ गया, और इसी में आप अगर मान लीजिए अपना ये भी जो इनका लेबल चेंज करना चाहते हैं और इसमें से बाकी अपने कमांड्स को देना चाहते हैं, तो देखिए ये इस प्रकार से आ जाएगा। राइट। तो इसी प्रकार अगर आपके पास ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो ये और इसमें से आपके कर्व्स बन जाएंगे। आपको सबको एक साथ देखना पड़ेगा और इसके बाद में आपको सही कंक्लूजन उसमें से निकालना पड़ेगा। तो अब हम आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करते हैं। आपने अब तक देखा कि जब भी हमने कोई अपना स्कैटर प्लॉट तैयार किया, मैंने आपसे कहा कि आप सोचिए कि यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल लाइन होगी। वो लाइन हमारे पास किस प्रकार से आएगी, और उसको अगर हम उस लाइन को भी अपने स्कैटर डायग्राम के ऊपर अगर प्लॉट कर लें तो मुझको समझ में आ जाएगा कि हमारे प्लॉट के द्वारा जो मुझको संबंधों के बारे में जानकारी मिल रही है वह कितनी सही है। राइट। तो इसीलिए हमारे पास एक फंक्शन होता है scatter.smooth, SCATTER.SMOOTH, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एक स्कैटर डायग्राम बनाएगा और उसके साथ में एक स्मूथ कर्व को जोड़ देगा। और ये जो हमारा स्मूथ कर्व है, इसको हम अपने डेटा की बेसिस पर लाइन को फिट करके निकालते हैं, जो हमको उस डेटा के बीच में उसका ट्रेंड और उसके बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, इनके बारे में बताने की कोशिश करता है।
राइट। अब ये जो कर्व है ये कोई ऐसा नहीं आता है कि कहीं से आ जाता है, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स होते हैं, ये उनके द्वारा इसको निकाला जाता है। जैसे कि ये जो स्कैटर्ड डॉट स्मूथ के अंदर हमारा कर्व मिलेगा, ये हमारा एक लोइस का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा एक लोकली वेटेड स्कैटर्ड प्लॉट स्मूथिंग मेथड होता है, उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और लोइस को हम लोकल पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिटिंग में इस्तेमाल करते हैं, कि जिसमें से हम एक पॉलिनोमियल कर्व को हम निकालने की कोशिश करते हैं लोकल फिटिंग के द्वारा। और लेकिन हम इसका डिटेल आपको यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, ये सब स्टैटिस्टिक्स में है और शायद ये इस कोर्स के अंदर की बातें नहीं है। लेकिन हम आपको ये ज़रूर एडवाइस करेंगे कि आप स्कैटर डॉट स्मूथ का जो हेल्प है आप उसको देखने की कोशिश करिए, और उसके अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगी उसको पढ़ करके अपने इस कर्व को अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश ज़रूर करिए। अब देखिए, ये जो आपका कमांड है स्कैटर डॉट स्मूथ कमांड, तो यही है। इसके अंदर आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्स वाई, इसके द्वारा आप अपना जो भी डेटा है आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद आपका स्पैन है, स्पैन आपका एक जो भी कर्व की स्मूथनेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद देखिए जो उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास ऑप्शन है डिग्री। उसके बाद फैमिली है, अर्थात हम अपने जो भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं उसमें से आपने जो भी फैमिली को सिमेट्रिक या गॉसियन लिया हुआ है ये उसके बारे में बताता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स लैब है, वाई लैब है, ये आपको एक्स और वाई एक्सिस पर जो लेबल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। इसी प्रकार से जैसे वाई लिम है, ये आपको जो वाई एक्सिस पर जो भी लिमिट्स होती हैं उसके बारे में बताता है। तो आप देखेंगे इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस मिलते जुलते वैसे ही हैं जैसे आपने पहले इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इनको एक बार हेल्प मेन्यू से देखिए ज़रूर। अब इसी कर्व को हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए हम अपने पहले वाले डेटा को फिर से इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमने मार्क्स और नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ इन अ वीक, बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी उसका डेटा इकट्ठा किया है। ये मैंने यहाँ फिर से लगा दी सो दैट कि आपको ध्यान में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। और इनका जो डेटा है इसको मैंने मार्क्स और आवर्स के 2 डेटा वेक्टर में जैसे पहले स्टोर किया था, मैंने इसको यहाँ पर स्टोर कर लिया है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे इसका आउटकम दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे लिखा है स्कैटर डॉट स्मूथ और ब्रैकेट में लिख दिया आवर्स कॉमा मार्क्स। तो देखिए, पहले आपने जब प्लॉट कमांड किया था तो आपको ये खाली काले वाले बिंदु मिले थे, लेकिन अब देखिए आपको साथ में एक ये लाइन भी मिल रही है, और इस लाइन को देख करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपके पॉइंट्स इस लाइन्स के आसपास हैं या से दूर हैं, राइट। तो देखिए, ये आपको जो एक स्मूथ कर्व मिल गया, जिसके बारे में मैं पहले कहता था कि हाइपोथेटिकली आप सोचिए, राइट। अब इसी में स्मूथ कर्व को भी आप अगर मॉडिफाई करना चाहें अगर, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे होता है एल पार्स, उसके अंदर हम लिस्ट कमांड के द्वारा, अब आपको पता है कि लिस्ट क्या होता है, उसमें CUL इक्वल टू रेड अर्थात हम उसका कलर लाल कर सकते हैं। LWD LTY को हम 3 कर सकते हैं, जो हमारी उस लाइन की को किस प्रकार से देना है। जैसे कि अगर हमारी लाइन ये है, हम उस लाइन को ऐसे देना चाहते हैं, या हम इसको ऐसे ऐसे देना चाहते हैं। जो हमारी इसकी विड्थ होगी वो इस प्रकार से, इसके पॉइंट्स होंगे उसकी विड्थ ज़्यादा होगी या उसकी विड्थ कम होगी, इसको हम इन सारे पैरामीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा देखिए मैंने यहाँ पे दिया है LWD इक्वल टू 3 और LTY इक्वल टू 3। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार की लाइन मिल गई, जो पहले से देखिए लाइन की डायरेक्शन सब कुछ पोजीशन एक ही जगह है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल गया, राइट। अब ये सवाल आता है कि LWD और LTY की वैल्यू मैंने 3 किस प्रकार से ली है। उसका बहुत सिंपल तरीका है, आप कई सारी वैल्यूज़ को लेकर के एक्सपेरिमेंट करिए, वहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा जो आपको सूट करे, जो आपके एक्सपेरिमेंट और डेटा के हिसाब से आपको सही इन्फॉर्मेशन देती है, आप उसको चूज़ कर लीजिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ज़रा सा इसको हम अपने R सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें, सो दैट कि आपको ये दिखाई पड़े कि ये किस प्रकार से लाइन आती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कमांड लिख दिया, ये देखिए लाइक दिस। आपके पास मार्क्स और आवर का डेटा पहले से था, तो आपने देखा कि ये देखिए यहाँ पे एक स्मूथ कर्व बन के आ गया। और इसी में आप अगर इन ऑप्शन को भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो देखिए बहुत ही आसान है। ये देखिए इस प्रकार की लाइन देखिए यहाँ पर बन करके आ गई। तो देखा आपने, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा आप इन फिगर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आपको एक 3 डायमेंशन स्कैटर प्लॉट के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे आपको पता है कि 3 डायमेंशन में तो हम खाली आँख से देख सकते हैं, लेकिन हम कागज़ के ऊपर पेन की सहायता से कोई भी 3 डायमेंशन पिक्चर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि 3 डायमेंशन पिक्चर को अगर हम 2 डायमेंशन में दिखाने की
कोशिश करें और इस प्रकार से जो भी हमारे 3 डायमेंशन के जो इफेक्ट है वो आपको 2 डायमेंशन में दिखाई पड़ जाए तो आपका काम चल जाएगा। राइट, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है स्कैटर प्लॉट 3D और पैरेंथेसिस में हम अपने जो भी 3 वेरिएबल्स हैं उनको हम लिख देते हैं जिसके अंदर हमने अपने डेटा को रखा हुआ है। अब इस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए इसका स्पेलिंग क्या है, SCATTERPLOT, ये तो सब लोअर केस अल्फ़ाबेट में है। उसके बाद लिखा हुआ है 3, ये आपका देखिए नंबर है और फिर लिखा है लोअर केस में D और पैरेंथेसिस में आप लिख देंगे X, Y, Z। इस कमांड को यूज़ करने के लिए आपको एक पैकेज है, उसका भी नाम यही है स्कैटर प्लॉट 3D, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके लिए आपको कमांड है install.packages और इस पैकेज का नाम डबल कोट्स में दीजिए और उसके बाद लाइब्रेरी कमांड का इस्तेमाल करते हुए आप उसको लोड कर लीजिए। ओके, अब इसको आपको दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण लिया है, बहुत ही आसान सा, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जैसे कोई भी हमारे जो इंसान होते हैं उनकी हाइट, वेट और एज आपस में संबंधित होती है। जिस प्रकार से हमारी हाइट बढ़ती जाती है, वेट बढ़ती जाती है, तो एज भी बढ़ती जाती है। एज के साथ में वेट और हाइट भी बढ़ता जाता है, वेट के साथ में एज भी बढ़ता जाता है अगर कोई इंसान अगर हमारा स्वस्थ है तो। राइट, तो इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पे 5 लोगों का डेटा लिया है। पहले का हमारा है, मैंने हाइट ली है सेंटीमीटर्स में, फिर लिया है वेट 1 किलोग्राम में, फिर उसकी उम्र ली है ईयर्स में। दूसरे आदमी का मैंने हाइट ली है, फिर मैंने लिया है वेट और फिर लिया एज। और उसी प्रकार से ये जो आपने डेटा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसका हम एक 3 डायमेंशनल स्कैटर डायग्राम निकालना चाहते हैं और मैंने अपने हाइट के डेटा को, वेट के डेटा को और एज के डेटा को मैंने 3 डेटा वेक्टर्स में अलग अलग स्टोर कर लिया है। राइट, तो देखिए इस प्रकार का है कि ये हमारा 3 जो डेटा वेक्टर्स मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके साथ में मैंने आपको क्विकली दिखा दिया कि सबसे पहले आपको इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आपको इसको लोड करना पड़ेगा। राइट, अब जब आप ये करेंगे और जब आप यहाँ पे अपना ये स्कैटर प्लॉट 3D हाइट, वेट, इसको एक पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार का पिक्चर मिल जाएगी, जहाँ पे देखिए इस तरह का एक क्यूबॉइड होगा जहाँ पर इस तरह में ये 5 वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं। तो देखिए आपको उसको देख करके नहीं लग रहा है कि कुछ इस तरह का यहाँ पे एक पैनल है और उसमें जो वैल्यूज़ हमारी इस बॉक्स के अंदर हैं। तो इस प्रकार से हम अपने 3 डायमेंशन इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक और ऑप्शन होता है एंगल। तो देखिए जब हम इस एंगल को यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा बॉक्स है ये हमारा यहाँ से पूरा रोटेट कर जाता है। तो जैसे कि आप अगर देखें कि इस वाली पिक्चर में यहाँ पे आपका था एज, हाइट और वेट, यहाँ पे हो गया आपका वेट, हाइट और एज और देखिए इसकी सारी एक्सिस की लोकेशन बदल चुकी हैं, लेकिन और अब आपका डेटा देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। राइट, तो अब आप ज़रा सा सोचिए कि अगर हमको इसमें से 3D इफेक्ट दिखना है, ये आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस एंगल को अगर मान लीजिए 0 से 360 डिग्री के बीच में आप अगर एक डिग्री पर वैल्यूज़ देने का एक लूप लगा दें और उसके बाद इस प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये जो हमारा बॉक्स है ये हमारा ऐसे घूमने लगेगा और उसके बाद जब बॉक्स घूमेगा तो हमको उसके अंदर के जो पॉइंट्स की लोकेशन वो दिखाई पड़ जाएगी और हमको 2 डायमेंशन पिक्चर के द्वारा भी 3 डायमेंशन पिक्चर का असर दिखाई पड़ेगा। राइट, उसी प्रकार से अगर आप इसी के अंदर आप अपने बाकी ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कलर को आप अगर करना चाहते हैं लाल, तो देखिए आपने कर दिया CULOR, चाहे CUL करिए, देखिए इन सारे पॉइंट का आपका कलर लाल हो गया। राइट, तो चलिए आपको ज़रा सा हम पहले ये ऑप्शंस यहाँ पर करके दिखा दें कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसे हम ये लाइब्रेरी और इन डेटा को अपने R सॉफ्टवेयर में हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये आपका वेट हो गया। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना ये जो स्कैटर प्लॉट 3D कमांड को निकालना है। तो आपने देखा कि अब जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए ये आपको यहाँ पे ऐसा बॉक्स बन के आ गया। और इसी बॉक्स में आप अगर मान लीजिए अगर आप अपने एंगल को भी आप लगाना चाहते हैं तो देखिए ये आपको एंगल आपको मिल गया। और इसी में आप अगर मान अपने अगर कलर को भी आप अगर करना चाहते हैं तो आपने कर दिया COL = रेड। देखिए इसमें से आपका कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको ये बात को रखना है, यहाँ पे आपको COL की जगह COLOR देना है। राइट, तो देखिए जैसे आपने किया ये देखिए आपका रंग लाल हो गया। और यही बात मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश करी है कि किसी भी कमांड को करने के पहले आपको उसका जो उसका हेल्प मेन्यू है आपको उसको दे करके पता करना चाहिए कि ये कमांड कहाँ कार्य करेगा।
राइट, सामान्यतः जैसे मैंने कहा था कि ये कार्य करेगा। ओके, उसके बाद चलिए हम आपको देखिए अब इस लेक्चर को कंक्लूड करने के पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे पास इस प्रकार के बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं जो हमको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन प्लॉट्स बताते हैं, लाइक एस कंटूर चार्ट, डॉट चार्ट, इमेज, मोज़ेक प्लॉट, पर्सपेक्टिव प्लॉट्स इत्यादि। राइट, लेकिन इन सभी को यहाँ पे कवर करना मेरे लिए बहुत कठिन काम है और मैं आपको खाली उदाहरण के लिए बस एक इस पर्सपेक्टिव प्लॉट के बारे में बताता हूँ। मैं इसका कोई आपको डिटेल नहीं देने वाला हूँ कि अगर आपको कोई पर्सपेक्टिव प्लॉट इस तरह से तैयार करना है तो ये मैंने एक डेटा लिया है और जब मैंने इस कमांड को इस्तेमाल किया तो देखिए मुझे इस प्रकार का एक ग्राफिक मिल जाएगा और अगर हम कमांड को चेंज करेंगे तो मुझे इस प्रकार का ग्राफिक मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं इस ग्राफिक को देख करके कि आर में इस प्रकार का कमांड और इस तरह के खूबसूरत ग्राफिक और डिटेल ग्राफिक को बनाने की संभावना है। अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना करना चाहते हैं। तो चलिए आपको देखिए हम ये पर्सपेक्टिव प्लॉट दिखाते हैं और इसके द्वारा हम आपको ये बताने हम अपने आर सॉफ्टवेयर को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको ये देखिए किस प्रकार के कर्व्स बहुत आसानी से बना करके देता है। राइट, और अगर हम अपने इस वाले कमांड को भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करें तो देखिए ये आपको यहाँ पे इस प्रकार के कर्व्स बना करके देगा। राइट, तो अब इस कर्व को तैयार करने के बाद में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से आप इसके अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे और साथ ही हम अपने इस ग्राफिक्स वाले टॉपिक को भी यहाँ पे समाप्त करेंगे। लेकिन मैं ग्राफिक्स का टॉपिक अपने इस लेक्चर में समाप्त कर रहा हूँ, आपके लिए तो अभी स्टार्ट हो रहा है। आपने देखा कि हमारे पास यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल इत्यादि करके बहुत सारे ग्राफिक्स हैं। आपके पास बहुत सारे पैकेजेस भी हैं आर के अंदर, जैसे जीजी प्लॉट है, उसमें से आप अगर इन भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे ग्राफिक्स हैं उनको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक्स होते हैं जो आपको डेटा के अंदर छिपी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत आसानी से बाहर दिखा देते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि उन सारे ग्राफिक्स को अगर मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा तो शायद ये पूरा कोर्स ही हमारा ग्राफिक के लिए बन जाएगा। और मैंने आपको पहले कहा था कि मेरा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स में क्या है, आपके हृदय से आर का भय निकालना, जो शायद मुझको लगता है कि मैंने अब तक कर दिया होगा। अब आपको कोई भी अगर ग्राफिक अगर हो तो उसको करने में आपको कोई अंदर से खौफ नहीं होना चाहिए, कोई भी कमांड को यूज़ करने में आपके दिल में खौफ नहीं होना चाहिए अगर आपने इन लेक्चर्स को फॉलो किया है तो। और अगर आपको कोई भी अगर ग्राफिक यूज़ करना है, आप उसका पैकेज देखिए, आप उसका कमांड देखिए, आप उसका हेल्प मेन्यू देखिए, वहाँ से आप थोड़ा सा समय दीजिए, आर आपकी बहुत सहायता करेगा। तो आप इन चीज़ों को बाकी एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए और मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।